सलमान खान, मुनव्वर फारूकी और खालिस्तानियों में क्या कनेक्शन है? अपेरेंटली तीनों के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हाथ धोकर पड़ा हुआ है। The man accused in the murder of Hardeep Singh Nijjar. इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या कर दी गई है, जिसका नाम परमजीत सिंह पंजवड़ था। लॉरेंस गैंग ने 2 करोड़ की रंगदारी मांगी है। टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। बदला लेने के लिए छोटा राजन अजीत डोभाल के प्लान में शामिल हो गया। अब तो कनाडा की पुलिस तक कह रही है कि बिश्नोई गैंग कनाडा में खालिस्तानियों को हंट कर रहा है। Organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. तो यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट आता है। क्या इंडिया बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल कर रही है इंडिया के दुश्मनों को दुनिया भर में टारगेट करने के लिए? क्या ये करना सही है या गलत है? देखने से तो लगता है कि इंडिया 2500 साल पहले आचार्य चाणक्य ने जो डॉक्ट्रिन सेट की थी उसको फॉलो कर रहे हैं। निश्चय करो कि प्रत्येक हृदय में मुक्ति का दीपक जलेगा और वह आक्रांताओं के लिए दावानल बनेगा। और इस डॉक्ट्रिन से लगता है इंडिया के दुश्मनों के दिल में डर बैठ रहा है, और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा, और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी की स्ट्रैटेजी जो है वो पिछले 10-12 सालों में काफी चेंज हुई है। देखिए, इंडिया के बॉर्डर्स में और इंटरनली इंडिया की कई प्रॉब्लम्स हैं। पहले की गवर्नमेंट्स काउंटर टेररिज्म को 2 तरह से हैंडल किया करती थी। पहला था या तो कड़ी निंदा या डाइवर्जन, और दूसरा था अमन की आशा, और कभी कभी 1-2 क्रिकेट मैच कैंसिल कर दिए जाते थे। 1990 में जब कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, हमारी आंखों के सामने हुआ था, हमारे बिल्कुल नाक के नीचे हुआ था, लेकिन हमें उस समय इतनी कम परवाह थी कि ज्यादातर लोगों को इस नरसंहार, इस एथनिक क्लेंजिंग के बारे में सिर्फ पिछले 5 सालों में पता चला है। हम इंडियंस को अमेरिका के फ्रेंड्स शो के 6 के 6 कैरेक्टर्स के नाम याद होंगे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि हमारे लगभग 4 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर से एथनिकली क्लेंज कर दिया गया था। और हमने 30 सालों तक डिप्लोमेटिक बनने की कोशिश की और उल्टा विक्टिम्स को ब्लेम करते रहे। 1993 में जब मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसमें दाऊद और डी कंपनी प्राइम अक्यूज थे, जिसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, इस पे एक्शन लेने के बजाय देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही थी। Instead of 11 bomb explosion, I told 12. I see. And one of the place which I mentioned was Masjid Bandar. It is dominated by minorities. I see. So I tried to send message. It's not only in Hindu area, it is in Muslim area also. Is essentially this type of material is used by some of the southern Indian side, some terrorist organization, and I try to finger Sri Lankan side some organization. That was also कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो भैया आतंकी ही बदल दिया। हो सकता है कि इस इंसिडेंट के बाद आतंकियों ने अटैक करने के बाद क्रेडिट लेना शुरू कर दिया, वरना उनको भी लगता होगा यार कि सारी मेहनत हम कर रहे हैं और कांग्रेस जो है वो सारा का सारा क्रेडिट हिंदुओं को दे रही है। 2008 में जब मुंबई में 26/11 अटैक्स हुए थे, जिसमें लश्कर तैयबा से जुड़े हुए आतंकी भारत आए थे, जिन्हें पाकिस्तान से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जा रहा था, जिन अटैक्स में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें 18 सिक्योरिटी पर्सनल और 26 फॉरेन नेशनल्स भी शामिल थे। भर भर के एविडेंस मौजूद था, इंक्लूडिंग फ्रॉम अजमल कसाब, जो एक आतंकवादी था जिसको जिंदा पकड़ा गया था, कि भाई ये सारा अटैक पाकिस्तान से प्लान किया गया था और पाकिस्तान से कोऑर्डिनेट किया गया था। लेकिन इतना एविडेंस होने के बावजूद भी कांग्रेस के लीडर्स थे जो एक्शन लेने के बजाय सारा का सारा ब्लेम, सारा का सारा क्रेडिट आरएसएस को दे रहे थे। यहाँ तक कि इस बात की उन्होंने एक किताब भी पब्लिश की थी, जिसमें कि कांग्रेस के सीनियर लीडर और राहुल गांधी के मेंटोर दिग्विजय सिंह मौजूद थे, फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आजमी और एसएम मुशर्रफ भी मौजूद थे। मतलब हद तो तब हो जाती है जबकि एक अल जजीरा जैसा एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी ये मानता है कि ये जो अटैक्स हुए थे वो पाकिस्तान में प्लान और कोऑर्डिनेट किए गए थे, लेकिन कांग्रेस फिर भी आरएसएस को क्रेडिट दे रही है। उस समय पर कांग्रेस के नेपो बेबी यानी राहुल गांधी जब भारत पर आए दिन इस्लामिक आतंकी अटैक्स हो रहे थे, तब वो जाकर अमेरिका के डिप्लोमेट से कह रहे थे कि इंडिया में सबसे बड़ा खतरा इस्लामिक आतंकवाद से नहीं है बल्कि हिंदू आतंक से है। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि आप इमेजिन कीजिए कि शोले में सारे के सारा क्राइम, सारा का सारा डकैती गब्बर कर रहा है, लेकिन ठाकुर गब्बर को अरेस्ट करने के बजाय मौसी को अरेस्ट करके जेल में डाल देता है। मतलब आप ये समझिए कि अगर अजमल कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो आज 26/11 अटैक्स को हिंदू आतंक बोलकर कंफर्म कर दिया गया होता। 2006 में जो मुंबई में ट्रेन बॉम्बिंग्स हुई थी, जिनमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 11 मिनट में 7 ब्लास्ट हुए थे, जिन अटैक्स में लश्कर तैयबा और सिमी का हाथ था, वहां पर भी जिन लोगों को
पुलिस ने अरेस्ट किया था उन पर 9 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। फाइनली 2015 में मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद एक स्पेशल कोर्ट ने 12 लोगों को बॉम्बिंग से कनेक्शन में कन्विक्ट किया। तो 9 साल के बाद इनको सजा होती है एक दूसरी गवर्नमेंट के हाथों। लेकिन 2006 में जब ये अटैक्स हुए थे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म को सेटअप किया था, जिसमें दोनों देशों के बीच में इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही थी। अबे ये क्या बकचोदी है यार। ये तो वही बात हुई ना कि गुंडा मूवी के बुल्ला के साथ मिलकर आप विमेन्स राइट्स कमेटी बना रहे हो। अब तू देखेगी मेरे जुल्म का हल्ला जब मैं पहनाऊंगा तेरी नाक में अपनी हवस का छल्ला। इसके अलावा 1971 में जब युद्ध हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसमें इंडिया ने इतनी बुरी तरह से धोया था पाकिस्तान को और बांग्लादेश को भी आजादी दिलाई थी, उस समय पर लाहौर और पीओके पर कब्जा करने के बजाय इंडिया ने सीज फायर कर दिया और शिमला एग्रीमेंट साइन किया, जिस वजह से पीओके और लाहौर अभी भी पाकिस्तान के पास है। बार बार पाकिस्तान भारत पर आतंकी अटैक्स करता था और बार बार इंडिया क्या करता था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, दिल्ली लाहौर बस लाइन, अमन की आशा को प्रमोट किया जाता था। इसीलिए जब 2014 में मोदी आते हैं पावर में तो एक काफी सिग्निफिकेंट शिफ्ट आता है भारत की नेशनल सिक्योरिटी की एटीट्यूड में। मोदी का स्टैंड नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बिल्कुल क्लियर था। भारत ने मोदी के अंडर थोड़ा और प्रोएक्टिव स्टैंस लेना शुरू किया, जिसमें रॉ जैसी एजेंसीज को अब ज्यादा ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी गई, जिससे कि बिना ब्यूरोक्रेसी के और थोड़े जल्दी इफेक्टिव एक्शन को लिया जा सके। जिसका मतलब है इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस जो बॉर्डर के बाहर भी हो सकते हैं, उनके लिए अब एजेंसीज पर कम रिस्ट्रिक्शंस लगे थे। एनआईए को भी काउंटर टेररिज्म के लिए कुछ चेंजेस और लॉ इंप्लीमेंट किए गए, जिससे उनको भी थोड़ी फ्रीडम मिली। और इन्हीं स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स को लाने के लिए अजीत डोवल को मई 2014 में इंडिया के 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का रोल दिया जाता है। डोवल ने नेशनल सिक्योरिटी की कमान संभालते ही सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ फर्स्ट डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी समरी ये है। और इतिहास का निर्णय हमेशा उसके पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था। इसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था, जो सही था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बाबर रोड है लेकिन राणा सांगा रोड नहीं है, क्योंकि बाबर आया, विजयी हुआ, राणा सांगा हार गया। शायद हम न्याय संगत थे, शायद सत्य भी हमारे पक्ष में था, लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं थी। इसलिए इतिहास ने हमें उसकी सजा दी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको उसकी तिलांजलि कर देनी चाहिए। ये नहीं है कि न्याय का अपना महत्व नहीं है, लेकिन यदि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो शक्तिशाली बनना ज्यादा आवश्यक है। तो अकॉर्डिंग टू डोवल, आज कलयुग के समय में दुश्मनों से जूझने के लिए शक्ति, न्याय और सत्य से ज्यादा जरूरी है। इसे डोवल डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। डोवल ने कहा कि देखिए, अगर पाकिस्तान हमको ब्लीड करेगा तो हमको भी उसके रिस्पांस में अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो डोवल की डॉक्ट्रिन के कई पहलू थे, जैसे कि डबल स्क्वीज स्ट्रैटेजी, यानी पाकिस्तान हम पर हमला करता है, उसके रिस्पांस में हम पाकिस्तान पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों तरह का कॉस्ट डालेंगे। डोवल की एक फेमस लाइन आपको शायद याद होगी, जब उन्होंने कहा था कि आपने अगर दोबारा एक और मुंबई अटैक किया तो आप बलोचिस्तान खो देंगे। डोवल ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के किसी भी हमले का हम ओवर रिएक्शन नहीं करेंगे और पाकिस्तान जितनी भी अटेंशन चाहता है हम उनको जरा भी अटेंशन नहीं देंगे। नो डायलॉग विद पाकिस्तान व्हाटसोएवर, नो अमन की आशा, नो जॉइंट कमिटी, घंटा नथिंग। डोवल की डॉक्ट्रिन एक हाइब्रिड वॉरफेयर और प्रॉक्सी टैक्टिक्स के तहत काम करती थी। हाइब्रिड वॉरफेयर जिसमें पाकिस्तान के डोमेस्टिक फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करना था, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इकोनॉमिक वॉरफेयर जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको रिवाइज करना, उस पर प्रेशर डालना, और पाकिस्तान का कंप्लीट इकोनॉमिक आइसोलेशन। वन इज द डिफेंसिव ऑफेंस, दैट इज टू डिफेंड आवरसेल्व्स, वी विल गो टू द प्लेस from where the offense is coming. और सैंक्शंस का प्रेशर डालना। और इस हाइब्रिड वॉरफेयर में आता है तालिबान का रोल और बिश्नोई गैंग का रोल, जिसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले जरा सा इस हाइब्रिड वॉरफेयर को और समझते हैं। इस हाइब्रिड वॉरफेयर का एक और पहलू था कि बड़े अटैक्स का प्रॉपर जवाब देना, जैसे कि जब उरी का अटैक हुआ और जब पुलवामा का अटैक हुआ, दोनों के रिस्पांस में इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को एलिमिनेट किया। ये दोनों ऑपरेशन ओपन मिलिट्री एक्शन के रूप में लिए गए थे, जिससे पाकिस्तान को एक क्लियर सिग्नल दिया जाता है कि क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम आपके घर में घुस के आपको हुरों के पास पहुंचा सकते हैं। अब इनफैक्ट बालाकोट 1971 के बाद पहली बार ऐसी चीज हुई थी कि इंडियन एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान में घुसकर एक एयर स्ट्राइक की थी। इससे पाकिस्तान को और
दुनिया की सभी पावर्स को ये बात समझ में आ गई थी कि अब इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है नेशनल डिफेंस को लेकर वो बदल चुकी है। लेकिन देखिए, हर बार ऐसे डायरेक्ट अटैक्स करने में लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं इंडिया को। जैसे कि डायरेक्ट वॉर अगर होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो उसमें कई इंडियन सैनिकों की भी जान जाएगी। ऊपर से पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, भिखमंगा है और इनका दिमाग भी खराब है। दे डोंट हैव अ लॉट टू लूज। उसके अलावा इंडिया पर सैंक्शंस लग सकते हैं जिस तरह से रशिया पर लगे हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट एक्शन हमेशा एक स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं होती। और यहाँ पर आती है डोवल की हाइब्रिड वॉरफेयर की स्ट्रेटजी। India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. माना जाता है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं ये तालिबान को, पाकिस्तानी तालिबान को या बिश्नोई गैंग को पैसे देते हैं, या फिर पैसे भी नहीं देते, सिर्फ उनके राइवल्स के नाम दे देते हैं, जो राइवल्स इंसिडेंटली इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट पर भी आते हैं, और बोलते हैं कि भैया देखो ये इनका लोकेशन है, इस समय पर ये यहाँ मिलेंगे, आपको जो करना है करो। क्योंकि देखिए, इंडिया को पता है कि तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान दोनों ही पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हैं, और जितने भी पाकिस्तानी आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खुद पाकिस्तानी आर्मी के एजेंट्स हैं। तो तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान का नेचुरल मकसद है कि इन एजेंट्स को खत्म करना है। कहते हैं ना कि भाई मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। ऊपर से अननोन मैन की जो स्ट्रेटजी है उसको आप प्रूफ कैसे करोगे? दुनिया भर आप पर एलिगेशन लगा सकती है कि देखिए आपने मरवा दिया, लेकिन भैया हमारी गवर्नमेंट का तो कोई हाथ ही नहीं था। इनको तो तालिबान ने मारा है, इनको पाकिस्तानी तालिबान ने मारा है, इनको बिश्नोई गैंग ने मारा है, हम पे क्यों उंगली उठा रहे हो? तो इस तरह से जब नॉन स्टेट एक्टर्स आपके मोस्ट वांटेड लिस्ट को खत्म करते हैं तब आपके पास होती है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, यानी भैया हमने तो कुछ नहीं किया ना, तो इनको तो थर्ड पार्टी ने मारा है, हमारा इसमें क्या लेना देना। यानी कि आप पर डायरेक्टली कोई उंगली नहीं उठा सकता, आपको डायरेक्टली किसी कोई क्राइम से टाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो दुश्मन भी खलास, आप पर उंगली भी नहीं उठेगी। और जहां तक आपकी इन्वॉल्वमेंट की बात आती है, अकॉर्डिंग टू खिचड़ी के हिमांशु, किसी को पता नहीं चलेगा। तो यही प्लॉजिबल डिनायबिलिटी जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू मिलती है, चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो। अब भैया बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने तो इतनी बुरी तरह से बम्बू किया हुआ है पाकिस्तान को और चाइना दोनों को कि उनके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट करके रखा हुआ है और अरबों रुपयों का नुकसान हो रहा है दोनों देश को। ऊपर से डोवल ने एकदम क्लियर मैसेज दे रखा है पाकिस्तान को, यू कैन डू वन मुंबई, यू मे लूज बलूचिस्तान। There is no nuclear war involved in that. There is no engagement of troops. If you know the tricks, we know the tricks better than. और अब बात करते हैं हम बिश्नोई गैंग की, कि देखिए बिश्नोई गैंग भी जो है ये इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट पे जो कई खालिस्तानी हैं उनको अलेजिडली एलिमिनेट कर रहा है। और माना जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट बिश्नोई गैंग को भी शायद वैसे ही यूज कर रही है जैसे कि तालिबान को करती है, लोकल राइवलरीज और दुश्मनी का फायदा उठाकर। क्योंकि देखिए बिश्नोई गैंग और खालिस्तानियों के बीच की जो हॉस्टिलिटी है वो सिर्फ खालिस्तानी से लेकर नहीं है, ये गैंग रिलेटेड भी है, ये एक प्रोफेशनल राइवलरी भी है। मैंने कभी लॉरेंस बिश्नोई की तारीफ नहीं करी, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगा, खालिस्तानी डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से। मैंने ये भी बोला है कि लॉरेंस बिश्नोई के शूटर जो हैं सिर्फ इंडिया में नहीं है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में, यूके में, ये भी मैंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। और आज लॉरेंस बिश्नोई के शूटर ने कनाडा में जाके एक की हत्या कर दी, उसका मर्डर कर दिया। तो मेरी बात सच साबित हुई। देखिए हीरो कैसे हो सकता है? लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, भारत के जज ने उसको जेल में डाला है, पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करी है, तो वो हीरो किस तरीके से हो सकता है? बिल्कुल। बट अगर वो हमारे लिए हाउसकीपिंग कर रहा है तो आई विल नॉट स्टॉप हिम। अगर आपको कीचड़ साफ करना है तो आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा। आई डोंट कंडोन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, मैं इसको ठीक नहीं मानता। मैं ये नहीं मानता कि कोई कानून की हद से बाहर जाके किसी की हत्या करे। क्योंकि देखिए खालिस्तानी भी जो है ना ये बहुत सारे ड्रग स्मगलिंग में घुसे हुए हैं। इनफैक्ट अगस्त 2022 में जब कनेडियन पुलिस ने 11 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स की लिस्ट को रिलीज किया था, उसमें से 9 इंडियन ओरिजिन के थे। ये दिखाता है कि पंजाबी गैंग्स, खासकर खालिस्तानी गैंगस्टर्स कितनी पूरी तरह से कनेडियन ड्रग गैंग्स को कंट्रोल करते हुए आ रहे हैं। कनाडा में 2006 से लेकर अब तक जो गैंग वॉर्स या पुलिस ऑपरेशन में गैंगस्टर्स मारे गए हैं उनमें से 21% पंजाबी ओरिजिन के थे। और कैलगरी, वैंकूवर और टोरंटो जैसे एरियाज में तो ट्रकिंग बिजनेस जिसमें कि बहुत सारे पंजाबीज और खालिस्तानीज घुसे हुए हैं वो भी बहुत पूरी तरह से ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। और बिश्नोई गैंग जो है वो डायरेक्ट राइवल है इन खालिस्तानी ड्रग कार्टेल्स का, जो कनाडा और पंजाब दोनों जगह एक्टिव है। और इन दोनों जगह पर बिश्नोई गैंग अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है और इस ब्लैक मार्केट को और कैप्चर करना चाहता है। तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट जानती है कि भैया बिश्नोई गैंग जो है इनको बिजनेस दुश्मनी है और पर्सनल दुश्मनी है खालिस्तानियों से, तो इनको बस हमको नाम और एड्रेस प्रोवाइड करना है। कई खालिस्तानी या खालिस्तानी सिंपैथाइजर अगर आप देखें तो वो बिश्नोई गैंग के रेडार पर रहे हैं, चाहे हरदीप सिंह निज्जर हो, सिद्धू मूसेवाला हो, एपी ढिल्लो
देशद्रोहियों हो, सुखदूल सिंह हो और बहुत सारे हैं, और इन खालिस्तानियों को एलिमिनेट करके भाई बिश्नोई गैंग भी बोलता है कि देखिए हम देशद्रोहियों को मार रहे हैं, इससे इनको पब्लिक रिलेशंस में भी मदद हो जाती है। और इस हाइब्रिड वॉरफेयर का फॉर्मेट आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा इंडिया कितने सक्सेसफुली इस्तेमाल कर रहा है। IC-814 हाईजैकिंग का जो आतंकी है जहूर मिस्त्री, उसको कराची में 2022 में हुरो के पास भेज दिया गया। 2022 में एक खालिस्तानी हरविंदर रिंदा को भी पाकिस्तान में साफ कर दिया गया। 2023 में हरमीत सिंह एलियस हैप्पी जो एक खालिस्तानी आतंकी था उसको भी लाहौर में साफ कर दिया गया। 2023 में लाहौर के अंदर खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ पंजवाड़ को उसके घर के अंदर गोली मार दी गई। पठानकोट एयरबेस अटैक का जो मास्टरमाइंड था शाहिद लतीफ, उसको एक मस्जिद में हुरो के पास भेज दिया गया। ये बंदा है जिसको यूपीए सरकार ने गुडविल के जेस्चर में छोड़ दिया गया था। लश्कर तैयबा और कई दूसरे आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस के भी कई कमांडर्स को और सीनियर लीडर्स को पिछले 2-3 सालों में हुरो के पास भेजा गया है। यहाँ तक कि हाफिज सईद के अपने बेटे इब्राहिम कमालुद्दीन को भी हुरो के पास भेज दिया गया है। होपफुली इससे पिताजी की भी थोड़ी फटी होगी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने कहा है कि 2020 से लेके अब तक पाकिस्तान में तकरीबन 20 से ज्यादा ऐसे हाई प्रोफाइल आतंकियों को खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस डायरेक्टली रॉ पर उंगली उठा रही है, लेकिन रॉ कह रहा है कि भैया हमने तो कुछ किया ही नहीं, इनको तो थर्ड पार्टी ने मारा है। और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि खालिस्तान में, कनाडा में भी इंडिया के जो मोस्ट वांटेड लिस्ट पर हैं बड़े बड़े सेपरेटिस्ट, उनको भी न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। 2022 में एयर इंडिया कनिष्का बॉम्बिंग का अक्यूज रिपुदमन सिंह मलिक को एलिमिनेट कर दिया गया। 2023 में खालिस्तानी गैंगस्टर सुखा को एलिमिनेट कर दिया गया। निज्जर का केस तो आप जानते ही हैं। अब इतने सारे इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट के लोग मारे गए हैं, तो बहुत सारे जो वेस्टर्न देश हैं जो बड़े रूल ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं, दूसरे देशों को बड़ा ज्ञान पेलने का शौक है इनको, ये सारे देशों ने इंडिया से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। जब कनाडा ने एलिगेशन लगाया इंडिया के ऊपर कि भैया इंडियन एजेंट्स इन्वॉल्व हैं निज्जर की किलिंग में, तो अमेरिका ने, यूके ने, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, सब ने कनाडा को सपोर्ट किया कि भाई इंडिया एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग क्यों करवा रही है। पहली बात तो ये है यार, आर यू कॉमेडिंग मी? ये कंट्रीज जो हैं ये कंप्लेन कर रही हैं, ये खुद में एक इतनी बड़ी आयरनी है। जब अमेरिका ने 2003 में इराक को इन्वेड किया था और 1 मिलियन से ज्यादा इराकीज को मार दिया था, या फिर जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था और लाखों अफगानियों को मार दिया था, तब ये सब देश अमेरिका के साथ खड़े थे। फिर उसके बाद इनके जब प्यारे लीडर ओबामा ने अपनी ड्रोन स्ट्राइक से सिर्फ आतंकियों को ही नहीं बल्कि हजारों इनोसेंट सिविलियंस को भी मार दिया था, तब ये अमेरिका के साथ खड़े थे। रिपोर्ट तो ये भी कहती हैं कि इन ड्रोन स्ट्राइक्स में हॉस्पिटल्स को और शादी के फंक्शंस तक को टारगेट किया गया था, तब भी ये अमेरिका के साथ खड़े थे। अमेरिका ने ईरान में, ईस्ट एशिया में, साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में और हाल में ही बांग्लादेश में जबरन तख्ता पलट किया है, जिसकी वजह से 10,000 लोग मारे गए हैं या सफरिंग में जी रहे हैं, तब भी इन्होंने अमेरिका को सपोर्ट किया है। और पूरी दुनिया में इतनी अनटोल्ड सफरिंग को सपोर्ट करने के बाद ये इंडिया पर उंगली उठा रहे हैं। मतलब ये तो वही बात हुई कि हिटलर एक पॉकेट मार पे नाराज हो रहा हो या फिर अर्जुन कपूर अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्म्स पे हंस रहा हो। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अबे किस मुंह से बात कर रहे हो यार तुम बेटा? भाई कनाडा कह रहा है कि भाई इसमें अजीत डोवल इन्वॉल्व हैं या फिर अमित शाह इन्वॉल्व हैं। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा की सॉवरेनिटी वायलेट हो रही है। The Indian government made a horrific mistake in thinking that they could interfere as aggressively as they did in the safety and sovereignty of Canada. लेकिन इंडिया के पास ये हथियार है कि इंडिया ने बोल दिया कि देखिए ये सारे एलिगेशंस जो हैं वो झूठे हैं, अबसर्ड हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इनको रिजेक्ट कर दिया है। ये होता है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कह दिया है कि भैया इनको तो थर्ड पार्टी ने मारा है, ये तो गैंग वॉर में मारे गए हैं सब लोग, इससे रिलेटेड हमारे को ज्वाइन करते हुए कोई एविडेंस आपके पास है ही नहीं। तो इस तरह की प्लॉजिबल डिनायबिलिटी से, हाइब्रिड वॉरफेयर से और बिश्नोई गैंग और तालिबान जैसे थर्ड पार्टीज को इस्तेमाल करके इंडिया पे डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगते हैं और इंडिया अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को और अपनी इंटरनेशनल रेपुटेशन को मेंटेन करके रख सकता है। तो इस तरह से इंडिया की जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है और नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी है वो इवॉल्व हुई है। अब हाइब्रिड वॉरफेयर के अंतर्गत इंडिया नॉन स्टेट एक्टर्स को भी शायद इस्तेमाल कर रहा है अलेजेडली। अब ये भी इंडिया के दुश्मनों के लिए एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थ्रेट बन गया है। डोवल की अप्रोच बेसिकली चाणक्य नीति के तरीके पर बेस्ड है। डोवल इस बात की इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि अगर शांति और डायलॉग काम ना करे तो फोर्स और मैनिपुलेशन से अपने दुश्मन को निपटाना पड़ता है। हाउ डू यू वांट टू अचीव? We achieve it by breaking the will of the nation and defeating its army
breaks their way. चाणक्य ने कहा था कि एक शासक या देश को अपने दुश्मन के खिलाफ सारे अवेलेबल टूल्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए, और अगर फिर भी बात ना बने तब दंड और भेद जैसे मेजर्स को भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारे देश के ग्रेटेस्ट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट ने 2500 साल पहले ये ज्ञान हमें दिया था। ये अप्रोच दुनिया की हर एक बड़ी पावर, अमेरिका जैसी सुपर पावर्स, अपने दुश्मनों के खिलाफ ओपनली इस्तेमाल करते हैं। इजराइल ने देखिए हिजबुल्लाह और हमास को खत्म करने के लिए क्या क्या तरीके नहीं अपनाए हैं, चाहे एआई कंट्रोल्ड वेपन्स हो या पेजर अटैक हो या नॉन स्टेट एक्टर्स का नेक्सस बनाना हो। ऑपरेशनल एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखें इस हाइब्रिड मॉडल को, तो ये मॉडल ब्यूरोक्रेसी के जो डिलेज होते हैं और फॉर्मल चैनल्स के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको भी बाईपास करता है। लोकल ग्रुप्स, इनसाइडर नेटवर्क्स और इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म्स को लेवरेज करके इंडिया अपने टारगेट्स को पिन पॉइंट और टाइम बाउंड तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकता है, और हमारे जवानों को भी अपनी लाइफ फालतू में रिस्क नहीं करनी पड़ती। और इस वजह से भारत का एक डर भी बैठ गया है खालिस्तानियों में और पाकिस्तानी आतंकियों में। तो ये इंडिया के लिए एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक काफी बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। हो सकता है कि आगे जाते हुए ये स्ट्रेटेजी जो है वो ना यूज कर पाए। अगर खासकर ये बिश्नोई गैंग कुछ ज्यादा ही पावरफुल बनने लगे, वो तो हो सकता है कि उनके खिलाफ भी गवर्नमेंट कोई एक्शन ले। लेकिन कम से कम इस हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल करके इंडिया ने एक डर बिठाया है अपने दुश्मनों में कि अगर आप इंडिया से जूझोगे तो इंडिया साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना सीख गया है, और इसका इस्तेमाल करने से वो चूकेगा नहीं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह के एसिमेट्रिक वॉरफेयर, क्या इस तरह के प्रॉक्सी वॉरफेयर को जो दूसरे देश इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, एक्चुअली उसको इंडिया अब जब इस्तेमाल कर रहा है अपने दुश्मनों के खिलाफ, क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको लगता है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को, नेशनल डिफेंस को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर वो सजेशंस आप बताएं। बाकी अगर आप अभी तक हमारे मेंबर यूट्यूब पर या पेट्रियन पर नहीं बने हैं तो प्लीज जरूर बने, हमको सपोर्ट दें और शो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम 2 मिलियन की तरफ, वंदे भारत एक्सप्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो प्लीज 2 मिलियन तक पहुंचने में भी हमें जरूर सपोर्ट करें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे, और आप सबको एक सेकंड में प्रणाम।